देख मैं तुझसे ये नहीं कह रहा कि सारे सवाल तुझसे बन जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ बच्चे क्या होते हैं, सवाल नहीं बने, 10 में से 5 सवाल बने, वो 5 नहीं बने, उसमें रोना शुरू कर दिया। अरे नहीं भाई, 5 बना लिए ना तूने, बोले हाँ 5 बना लिए, तो बाकी जो नहीं बने हैं उस पर तूने दिमाग तो लगाया ना। ये 70% सवाल जो आता है जेईई एडवांस के, वो सिंपल और एवरेज ही होते हैं। अगर आप इन्हीं को तमीज से करने जाओगे ना तो तुम्हारा 1 घंटा इसी में निकल। मैंने पहला डीपीपी अटेम्प्ट किया जिसके पहले 2 क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में 45 मिनट, दूसरे क्वेश्चन में भी 45 मिनट लगी, भी नहीं बन पाएगा सर। हाँ। तो उस समय मैं क्या करूं सर? बहुत अच्छा डाउट इसने पूछा है। सर रिवीजन कैसे करें? देख रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट टाइम तेरा जो होता है, जो सिलेबस होता है सर, हाँ। वो 12th का बोर्ड का पेपर है, उससे 3 महीने पहले ही समाप्त हो जाता है। अगर उस समय हम लोग तो 11th क्लास में हैं, तो उस समय हम लोग को जेईई की प्रैक्टिस के लिए भी टाइम मिलेगा और हम लोग को बोर्ड को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ हाँ होगा। तो सर मैनेज कैसे करेंगे सर? क्या हाल चाल भाई? बैठो बैठो बैठो। आवाज आ रही है बिल्कुल लाउड एंड क्लियर? कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। कितने बच्चे 11th क्लास के हैं? अभी 11th क्लास में हैं? बहुत बढ़िया। कितने बच्चे 12th क्लास में हैं? बहुत बढ़िया। कोई ड्रॉपर है क्या यहां पर? अच्छा ड्रॉपर भी है। अच्छा इसका मतलब आज तो सारी समस्याओं का समाधान होगा भाई। क्या मेरी आवाज सबको बढ़िया सुनाई दे रही है? बहुत बढ़िया बेटा। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको जो है कांग्रेचुलेशन ही कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल हिंदुस्तान के सबसे अच्छे प्लेस पे बैठे हुए हो जहां पर जेईई की प्रिपरेशन सबसे बेस्ट होती है, जिसका नाम है कोटा। और यहां जो आपको बेटा माहौल मिलने वाला है कोटा में, वो हिंदुस्तान में जल्दी से किसी दूसरे शहर में नहीं मिलता है। क्योंकि यहां पर आपके जो हॉस्टल के दोस्त होंगे, आपके क्लास के जो दोस्त होंगे, आपके हर कोई जब जेईई के बारे में बात करता है तो आपका जो फोकस होता है जेईई की तरफ, वो अलग ही लेवल का होता है। तो जाहिर सी बात है आपकी एफिशिएंसी भी बढ़िया निकल के आती है, शानदार एफिशिएंसी निकल के आती है। तो आपकी जो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। घर पे रहते हो भैया, 50 काम होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं जिनके साथ बाहर घूमने चले गए, 50 तरह की डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो आज बेसिकली हम इन सारी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एक अच्छा कदम आपने उठाया कि आप कोटा में आ गए हो। तो कैसे भैया अपने मंजिल तक पहुंचा जाए, कैसे अपने सिलेक्शन तक पहुंचा जाए। क्लियर है बंधु? थोड़ी देर के बाद मैं आप सारे बच्चों से जिसको भी जो इश्यूज हैं मैं आपसे पूछूंगा, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। मैं यहाँ पर कोटा में 10 से 12 साल से हूँ। ऑनलाइन में तो मैं अभी आया हूँ बेटा, 2 साल 1.5 साल हो गए, 2 साल भी नहीं हुए अभी। लेकिन पिछले 10 साल से जो मेरा मेन जो कैरियर रहा है, टीचिंग कैरियर रहा है, वो ऑफलाइन का ही रहा है। तो कोटा का तू समझ ले, जब 10 साल से मैं हूं तो बच्चा अगर अपनी 2-3 दिन की कहानी बता देना तो मुझे ऑलमोस्ट सारा आइडिया लग जाता है कि वो क्या कर रहा है, क्या उसकी रैंक आने वाली है, क्या उसका सिलेक्शन होने वाला है। वो अपन शुरू में ही देख के अंदाजा लगा लेते हैं। तो इसलिए जो भी आप जहां जहां गलती हो सकती है, जहां जहां मुझे लगता है कि आप यहां फंसोगे, यहां अपना टाइम वेस्ट करोगे, यहां गड़बड़ी करोगे, वो सारी दिक्कत जो है हम यहां पर आज डिस्कस करेंगे। और ऐसा नहीं है, ये सबकी कहानी नहीं है। इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ब्लाइंडली अपने टीचर को फॉलो करते चले जाते हैं। ब्लाइंडली एकदम जैसा सर ने बोला चुपचाप शांति से, बिना बकैती किए, बिना कुछ इधर उधर की बात किए। और जब वो ब्लाइंडली फॉलो करते चले आते हैं बेटा, तो ये बात भी सच है कि कोटा से सबसे अच्छी रैंक जो निकल के आती है वो हमेशा 12th क्लास के साथ निकल के आती है। ये बात भी सच है। 12th के साथ सबसे, तू देख लेना जितने भी रैंकर्स आते हैं, जितनी बढ़िया रैंक निकल के आती है, वो इसलिए नहीं कि उनका दिमाग बहुत तेज है, वो इसलिए क्योंकि वो शुरू से बहुत ज्यादा फोकस्ड रहे होते हैं। ये एक अच्छा एग्जाम्पल आप सब लोगों के सामने कि अगर आप शुरू से ही फोकस्ड हो, शुरू से ही बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, 11th क्लास में 12th क्लास में बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जरूरत ही नहीं है ड्रॉप की। आप 12th के साथ ही सिलेक्शन निकाल लोगे। नहीं आ रही बात समझ में क्या कहने जा रहा हूं? अरे बोले। तो बस यही चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हो सके तो कॉपी में भी आप लिख लीजिएगा एक एक पॉइंट जो मैं यहां पर बोलूंगा बेटा, क्योंकि मैं जो भी बोलूंगा वो मेरे पिछले 12 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक, नोट्स नहीं बना रहा हूं, ये नहीं कि हाँ सर नोट्स बनाएंगे बढ़िया तरीके से, लेकिन काम की बातें हैं जो कि आपके लिए डिस्कस करना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है बंधु? कोई एक भी लिख लेगा तो चाहिए, बाकी फोटो खींच ले। ठीक है भैया? पेन बताओ जरा, पेन कहां है? पेन ये रहा। तो आज अपन बात करने वाले हैं रोड मैप। बहुत दिनों बाद फील आ रही है भाई ऑफलाइन क्लास की मेरे को। हाँ ये लो भाई, रोड स्पेलिंग क्या होती है रोड की?
ROAD, यहां इस पे लिखा हुआ है, ये पढ़ के बता रहे हो ना? हाँ, RO मुझे नहीं पता है स्पेलिंग क्या आती है। रोड मैप फॉर, क्या कह रहा है जेई, सही है? नहीं, ये तीनों में वैलिड है, कोई फिजिक्स, तीनों, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और मैथमेटिक्स में भी। और इसके बाद हम लोग और क्या लिख सकते हैं देसी भाषा में, क्या करें और क्या ना करें, अब हम लोग इस पे डिस्कस करने जाने हैं। क्या मैं स्टार्ट करूं सारी बातें? ठीक है। पहली बात, मैं जो बोलूंगा एक जनरल स्टेटमेंट होगा, क्योंकि अलग अलग बच्चे की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, अलग अलग बच्चे की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, तो अलग अलग बच्चे का अलग अलग सोल्यूशन होता है। लेकिन फिर भी मैं एक जनरलाइज वे में बात करूंगा। सबसे पहले आप सारे लोग यहां पर कसम खा लो और मुझे सारे बच्चे यहां पर जो है प्रॉमिस करो, जो मैं अब आपसे प्रॉमिस करवाने वाला हूं। क्या सब लोग तैयार हो? सबसे पहले आप इस बात का प्रॉमिस करो कि सर आज के बाद हमारी मेन क्लास में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, जो डीपीपी, जो होमवर्क सर हमको देंगे, हम उसको घर पे जरूर ट्राई करके आएंगे। प्रॉमिस कर। यस सर से काम नहीं चलेगा, पूरी बात बोल। हाँ, पूरी बात बोल। हम प्रॉमिस करते हैं रोज का रोज सर हमारे जो भी होमवर्क देंगे डीपीपी या मॉड्यूल में, हम सारा का सारा ट्राई करके आएंगे। देख, मैं तुझसे ये नहीं कह रहा कि सारे सवाल तुझसे बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि शीट के, मॉड्यूल के तुझसे सारे सवाल बन जाए, नॉट पॉसिबल। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप वो सवाल ट्राई करके आओ, कोशिश करके आओ। आपसे बने या ना बने वो अलग चीज है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, सवाल नहीं बने, 10 बजे 5 सवाल बने, वो 5 नहीं बने, उसमें रोना शुरू कर दिया। अरे नहीं भाई, 5 बना लिए ना तूने, बोले हाँ 5 बना लिए, तो बाकी जो नहीं बने हैं उसमें तूने दिमाग तो लगाया ना। अगर तूने दिमाग लगाया तो बहुत सारी स्किल्स है जो तेरे अंदर कहीं ना कहीं डेवलप हो रही है। जैसे तेरी रीडिंग स्किल डेवलप हो रही है, जैसे तेरी क्वेश्चन को समझना ये डेवलप हो रहा है, जैसे थोड़ी बहुत समझ, तूने कोई फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया, तेरा फाइनेंशियल नहीं आया और तूने जब फॉर्मूला अप्लाई किया होगा तो तूने फॉर्मूला की वैल्यू पुट की होगी, उस फॉर्मूला वैल्यू पुट करी है, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन भी तेरी इंप्रूव होगी, वो फॉर्मूला भी एक तरह से तेरा रिवाइज हो चुका है। बात समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन ये सारी बातें कब होगी? जब तू क्वेश्चन को ट्राई करेगा। क्या बोला मैंने? जब तू क्वेश्चन को, तो पहला तो भैया यही है कि सारे के सारे होमवर्क, हाँ लिख लो, यही आएगा यूपीएससी में, डीपीपी और मॉड्यूल रोज का रोज ट्राई करना है। राइटिंग कैसी है बे? तारीफ कर, बहुत अच्छी है, बोल। बहुत बहुत शानदार राइटिंग है, बोल। कतई जहर, बहुत बढ़िया। मैंने सीरियसली बता रहा हूं, जिस बच्चे ने रोज का रोज होमवर्क किया है, मैंने उसे कभी बिना सिलेक्शन जाते हुए नहीं देखा है, नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है। जो बच्चा रोज का रोज होमवर्क ट्राई करता है, रोज करो, समझ रहा? सर ने आज डीपीपी दी, अब तू सोच रहा है कि आज नहीं करेगा कल करेगा, तो कोई फायदा नहीं उस चीज का। आज डीपीपी सर ने होमवर्क दी तो आज करके लाओ उसको, क्योंकि जब अगले दिन सर डिस्कस करेंगे ना तो देख बहुत मजा आएगा। जब तो अपने दोस्त से डिस्कस करेगा ना, यार ये वाला डीपीपी का छठा सवाल नहीं हुआ यार मुझसे, ठीक, तो छठा सवाल नहीं हुआ, जब तुझसे डिस्कस करेगा और वो जब तेरे को बताएगा, बोले हाँ यार ये वाला देख ऐसे होगा, तो वो डिस्कशन जो है ना, वो कहीं ना कहीं बड़ा मजेदार डिस्कशन हो जाता है, तुम्हें कहीं ना कहीं सवालों की तरफ खींच लेके आ जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का? ठीक है। दूसरी बात, जो भी आप डीपीपी करो, एक डीपीपी का अलग रजिस्टर बना लेना, अलग, और जो भी मॉड्यूल करो इसका भी एक अलग रजिस्टर बना देना। रजिस्टर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत अच्छा है, उस पे लाल हरे नीले पेन से कर रहा ना, बिल्कुल एकदम चीज मकोड़े कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सिंसियर तरीके से आप उसको सॉल्व करो। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूं कि बाहर के सॉल्यूशन से तुम्हें दूर रहना है। अक्सर क्या होता है, बच्चे को सवाल दिया, बच्चे ने सवाल किया, होमवर्क दिया, शीट दिया, मॉड्यूल का सवाल देखा इसने, वाला सवाल बहुत देर तक वो देखेगा, मैंने सवाल की तरफ देखा, सवाल ने मेरी तरफ देखा, मैंने सवाल की तरफ, सवाल ने मेरी तरफ देखा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन, ठीक है, बोला ऐसे, बोला हाँ ऐसे ही तो होगा, मैं भी तो सोच रहा था ऐसे ही होगा, ठीक, आगे बढ़ गया। सीरियसली बता रहा हूं मैं, किसी बच्चे का अगर कैरियर खराब करना है ना, उसको सॉल्यूशन थमा दो। ऑफलाइन में हम ये बात बोलते आ रहे हैं 10 साल से, तो वहां हम लोग इस बात पे पूरी तरीके से फोकस किया करते थे, किसी बच्चे पे सॉल्यूशन जाए ही ना, वो अपना सॉल्यूशन खुद बनाए। ये नहीं कि उसको भाई साहब सॉल्यूशन थमा के दे दे, जहां उसको सॉल्यूशन दे दोगे ना, वहां उसका मन भटकेगा। मन भटकने का मतलब उसका मन नहीं करेगा सवाल के साथ फाइट करने का, उसका मन नहीं करेगा सवाल को पढ़ने का, उसका मन नहीं करेगा लैंग्वेज के साथ फाइट मारने का, कैलकुलेशन के साथ करने का। वो ये सोचेगा अच्छा सवाल ही तो है, फॉर्मूला वैल्यू तो पुट करनी है, टपाश सॉल्यूशन, इसने भी यही किया है, मैं भी यही कह रहा हूं, टिक, नेक्स्ट अगला सवाल। और जब वही सवाल मेन एग्जामिनेशन में आते हैं और फिर कहता है यार ये हो काहे नहीं रहा यार,
आंसर काहे नहीं आ रहा है, इसका गलती काहे हो रही है? मेरी बात को वो बच्चे बहुत अच्छे से रिलेट कर रहे होंगे जो सेम 12th क्लास में, वो बच्चे बहुत अच्छे रिलेट कर रहे होंगे। उनको लग रहा होगा बोले यार सर सही कह रहे हैं, जब टेस्ट पेपर देने जाते हैं तो सर लगता है ये सब आता है, लेकिन टेस्ट में मार्क्स नहीं आते। वो मार्क्स क्यों नहीं आते? वो मार्क्स इसलिए नहीं आते क्योंकि जो सवाल आप कर सकते थे वो भी आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि घर पे आपने उन सवालों की वो प्रैक्टिस की ही नहीं थी जो प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए थी। बात समझ में आ रही है? पिछले साल मेरा एक स्टूडेंट था अभी जैन, उसकी 54 रैंक आई थी, ऑल इंडिया रैंक 56 आईआईटी में, जनरल रैंक ऑल इंडिया रैंक। बिलीव मी, वो मुझे वो 11th क्लास मुझसे पढ़ा था। 12th क्लास में जो है तुम जानते हो जब 12th क्लास में तुम जाओगे तो दूसरे सर आपको पढ़ाएंगे, तो पूरा 11th क्लास वो मेरे बैच में था, 11th क्लास पढ़ा था। बिलीव मी, उसने हर एक चीज के बढ़िया तरीके से एक एक सवाल को सॉल्व करके रख रखा था। उसने रजिस्टर बना रखे थे पूरे, दिखाता था। वो मुझे रजिस्टर इसलिए नहीं दिखाता था कि सर देखो मैंने ये सवाल किया, वो मुझे लाता था, कहता था सर इसमें क्या गलती, मेरा आंसर नहीं आ रहा है। मैंने उससे पूछा भाई इसमें क्या डाउट है? बोले सर आंसर नहीं आ रहा है। मैं कहता कहां आंसर नहीं आ रहा है, दिखा जरा। वो रजिस्टर लेके आता था। जब मैं रजिस्टर देखता भाई सब कर रहा हूं 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, उन्होंने बढ़िया तरीके मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं सजा के, ठीक ठाक जैसे आप एग्जामिनेशन में करते हो वैसे ही वो उस रजिस्टर में क्वेश्चन को सॉल्व किया करता था। और फिर मैं बताता देख तेरी यहां गलती है, फटाक से उसने गोला बना लिया, ये मेरी गलती है, लाल पेन से उसके आगे लिख दिया ये मुझसे गलती हुई है, इसको मुझे करेक्ट करना है। तो उस बच्चे ने कभी ये नहीं सॉल्यूशन की तरफ भाग रहे हैं वो खुद, क्योंकि आप ये समझो आपका दिमाग जितना ज्यादा शार्प होता चला जाएगा, वो सुना चाकू की धार जितनी ज्यादा तेज होती चली जाएगी उतना ज्यादा वो शानदार बनता चला जाएगा। ये आपका दिमाग भी चाकू की धार की तरह से ही है। अगर आप बार बार सॉल्यूशन की तरफ भागोगे ठुट्टल हो जाओगे एकदम। ठुट्टल का मतलब समझ रहा है, धार मोटी हो जाएगी, फिर आखिरी में क्या होगा, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। क्लियर है बंधु? ठीक है भाई साहब, ये वाली चीज ये आपको खुद बनाना है, खुद है, याद रखना मेरी बात, खुद। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको नोट्स अपने हाथों से बनाने हैं, नोट्स अपने हैंडराइटिंग में आपको बनाने हैं। ये नहीं किसी का दोस्त से उसकी रजिस्टर ले लिया, फोटो खींच लिया और फोटो खींच के भाई साहब जो है उसको रट्टा लगा लिया, उसकी रीडिंग लगा ली। नहीं, आपके नोट्स क्लास में ही बनना चाहिए। 2 पेन सफिशिएंट है, एक लाल जेल पेन और एक नीला। एक लाल जेल पेन और एक नीला, 2 पेन सफिशिएंट है। ये नहीं 50 तरह के पेन लिए बैठा है। कन्याओं आपसे कह रहा हूं मैं, है ना? ये देख इसके पास भी लग रहा है, 4-5 कलर के पेन लग रहे हैं। कितने पेन है दिखाओ जरा एक बार। 1 2, चलो ठीक है, इसके पास 2 या 3 कलर के पेन है। अक्सर हमारे बैच में जो छोरियां हुई करती ना, उनके पास पेनों की ना पूरी एकदम मतलब हर कलर का पेन होता था उनके पास। ये पिंक कलर का है, ये लाल कलर का, लाल भी कई तरह के होते भाई, ये लाल कलर का है, ये नीले कलर का है, ये काले, और कुछ पेन तो ऐसे होते थे जो झमकियां छोड़ते। झमकी समझ रहे हो क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ऐसे पेन भी होते थे भाई साहब। ठीक, तो बेसिकली रजिस्टर आपके नोट्स में 2 पेन सफिशिएंट है, एक रेड जेल पेन। इस बात को मार्क करने के लिए कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सर होते हैं ना, बोल देते हैं भैया ये सारी चीज हटाओ और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार डाल दो। बात समझ मारिए? ठीक है भाई। और दूसरा, आप भैया नीले पेन से धड़ाधड़ लिखो। जरूरी नहीं है जो सर आपको लिखाएं वही आप लिखो, कभी कभी कुछ अच्छी बात सर बता के निकल जाते हैं, सर का ध्यान नहीं रहता इस पे लिखने का, तो वो भी आप लिखते रहो। और आपका पेन अगर चलता रहेगा ना तो आपका दिमाग, पेन, इसका जो इंगेजमेंट होगा ना क्लास के साथ वो बड़ा शानदार होगा, तो उस क्लास में मजा ही कुछ अलग होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, बोले सर ये बताओ कि हमारी पढ़ाई सही चल रही है नहीं चल रही, ये कैसे पता करें, मैं सही जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं, ये कैसे पता चले? तो मैं बोलूंगा इसके लिए सबसे बेस्ट है तुम्हारे पीवाईक्यू। भैया मस्ट है, मस्ट एकदम। पीवाईक्यू बिल्कुल मस्ट है। पीवाईक्यू आपको खूब लगाने हैं। जो बच्चा अगले साल पेपर देने जा रहा है, मैं उसे ये बात बोलूंगा कि जेईई मेंस के पीवाईक्यू कम से कम तुझे 3 बार लगाने हैं, और जेईई एडवांस के पीवाईक्यू पिछले 15 साल के कम से कम 3 बार तेरे को लगाने हैं, जो अगले साल पेपर देने जा रहा है। और जो 2026 में पेपर देने जा रहा है, 11th क्लास का बच्चा है, उसे तो मैं बोलूंगा कि जेईई मेंस के पिछले 5 साल के पीवाईक्यू कम से कम 4 बार लगा लेना मेरे भाई, 4 बार। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जेईई मेंस का पैटर्न इस कदर इस टाइम जो है रिपीटेडली सवाल पूछे जा रहे हैं, सेम पैटर्न के सवाल, डाटा चेंज होकर पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो अगर आप उनको 3 से 4 कम से कम 3 बार तो लगा यार, कम से कम 3। और एक अच्छा बच्चा 4 बार लगाता है, क्यों 4 बार लगाता है? बोले जब भी कभी टेस्ट होता है, टेस्ट के रिवीजन से पहले हम लोग जब रिवीजन करते हैं तो ये पीवाईक्यू हमारे जो है कहीं ना कहीं मदद करते हैं। तो अगर तुमको अच्छे तरीके से लगा लेगा, तेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। जेईई मेंस के कम से कम 3 से 4 महीने पहले तेरा सिलेबस खत्म हो जाता है, हमेशा दिवाली के आसपास तक खत्म हो जाता है। तो तेरे पास 3 महीने का वक्त मिलेगा, चाहे वो इस टाइम 11th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे इस टाइम 12th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा हो, उस 3 महीने में जम के पीवाईक्यू लगाने, जम के। और सर अभी मैंने कहा अभी तो सबसे अच्छा टाइम है भाई साहब,
अभी किसी चैप्टर में मान के चल 100 पीवाईक्यू है, तो चैप्टर कौन सा 8 दिन में खत्म होता है? कम से कम उसको 12 से 13 दिन लगते हैं। जिस दिन सर बोले भाई साहब ये पीवाईक्यू करके लेके आओ, तो वो पीवाईक्यू करो। आप अपने आप को पीवाईक्यू से जज करो। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जेईई मेंस के पीवाईक्यू 80 to 90% उससे बनने चाहिए, और जेईई एडवांस के पीवाईक्यू 40 से 50% कम से कम तुझसे बनने चाहिए। अगर ये तेरे बन रहे हैं मतलब तू ठीक जा रहा है। क्या बात समझ में आ गई? लिख ले, जेईई मेंस के पीवाईक्यू कितने? 80 से 90% बनने चाहिए भाई साहब, 80 से 90%। नहीं बन रहे तो फिर मेहनत कर। सर को दिक्कत पता, जो भी दिक्कत है सर से शेयर करो। यहां पे सर बैठते हैं, यहां पे क्लास लेते, क्लास लेने बाहर जाते हैं, सर से बात करो, बोले सर ये सवाल नहीं बनने, बताओ क्या करें। मिलो सर से बात करो, जितना सर के करीब रहोगे, जितने सर से डाउट पूछे, डाउट काउंटर है बाहर, खूब सारे वहां पे सर लोग बैठते रहते हैं, सर से डाउट पूछो वहां पे जाके। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं आ रही है बात समझ में? और उसी प्रकार से जेईई एडवांस के पीवाईक्यू 40 से 50% तेरे खुद से बनने चाहिए मिनिमम। इससे जितने ज्यादा बनना है, स्काई इज द लिमिट। अगर तू 50% बना रहा है बहुत अच्छी बात है, 60 बना रहा है और अच्छी बात है, 70 बना रहा है और अच्छी बात है। ये मैं बेयर मिनिमम बोल रहा हूं। 40% तो जेईई एडवांस के पीवाईक्यू तुमसे बनने चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यहां अगर 40 बनाओगे ना तो भैया जाहिर से, मैं मिनिमम बोल रहा हूं, ये मिनिमम बोल रहा हूं। कोशिश तो करो 80% तक, 70% तक खींचने की, 70 to 80% की कोशिश करो। मैं अगर अपने उन बच्चों के बारे में बात करूं जो बच्चे सेलेक्ट होकर आईआईटी पहुंच गए थे, तो उनका जो रेशियो जाता था ना वो 70 के आसपास जाता था। वो 70% जो होता था ना जेईई एडवांस के पीवाईक्यू खुद से बना लिया करते थे। 70%, 60%, 70%। कोई चैप्टर अगर उनका थोड़ा कमजोर रह गया तो 50%। ठीक, ये 60, 70, 80, 60, 70। कुछ चैप्टर ऐसे बहुत आसान होते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ठीक, उसके ऑलमोस्ट सवाल जो है ऑलमोस्ट जेईई एडवांस के अगर तमीज से पढ़ोगे तो बना लोगे बस, तो वहां तक 70-80% तक स्कोर चला जाता है। ठीक, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे चौड़े, जैसे रोटेशन मोशन हो गया। अब रोटेशन मोशन इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने पूरी मैकेनिक्स कैसे पढ़ी। अगर किसी का मैकेनिक्स में बैकलॉग हो गया तो रोटेशन मोशन के सवाल उससे जल्दी से नहीं बनेंगे, तो हो सकता है वहां पर 30 से 40% सवाल ही बना पाए। क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पक्का पक्का। सबसे पहले अपने आप को जज करने का तरीका भूलिए। और दूसरी बात बेटा, डीमोटिवेट नहीं होना इस मामले में। आप ये मान के चलिएगा कि अगर कोटा में आके अगर आप किसी सब्जेक्ट में 30% सवाल बना रहे हो, तो अगर आप घर पे होते तो शायद 15% भी ना बना पाते। ये बात तो तू तय है, ये बात तो तू मान ले। क्यों मान ले? क्योंकि यहां पे जिस लेवल का फोकस तेरा रहेगा एग्जाम के प्रति, टेस्ट के प्रति, हमारे सिलेबस के प्रति, कि भैया रोज क्लास में आके बैठेगा, रोज सुबह आ जाएगा क्लास में जिस टाइम पे तेरी टाइम है, यहां पर बैठेगा, इस तरीके से बैठेगा, अपने दोस्तों के साथ बैठेगा, क्वेश्चन डिस्कस करेगा। जब तू इन्हीं के साथ ही सुबह से शाम तक अपना वक्त बिताएगा तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेगा। घर पे तू रहता था, अकेला रहता था भाई साहब, अकेले में अकेला सॉल्व कर रहा है, 5 मिनट 10 मिनट पढ़ा फिर नहीं पढ़ा। तेरा साथी अगर कह देगा ना तुझसे, भाई मैं 300 में अगर सब 20 सवाल दिए, बोले 20 के 20 करके लेके आया हूं, और तू अगर नहीं करके लेके आएगा ना तो तेरे मन में ऐसा होगा, मन करेगा सालों को पकड़ के कूटूं। क्या रात तो मुझसे बतिया रहा था फोन पे, व्हाट्सएप पे, कह रहा था हाँ कैसा है, और खुद सवाल कर लाया और मैं करके नहीं लाया हूं। समझ में आ रहा है बात में क्या कहना चाह रहा हूं? बेटा कोटा में ऐसे दोस्त मिलते हैं, मैं सही बात बताऊं, मेरे भी दोस्त हैं ऐसे ही, बहुत सारे दोस्त हैं भाई साहब कोटा में, कि सामने रहेंगे एकदम कूल का मतलब समझ रहा है, वो ऐसा कहेंगे मैं नहीं पढ़ता घर पे, होमवर्क मैं नहीं करता, और वैसे ही उनका दरवाजा बंद होगा। तो भाई साहब अगर तू झांक के देखेगा, खूब सवालों के साथ ऐसा पेन घुस रहे होंगे कि भाई साहब उनका एक चेहरा होता है दोस्तों के सामने, एक चेहरा होता है कमरा बंद होने के बाद। और ये सबकी कहानी है। कोई आपका दोस्त अगर ये बोले ना कि वो मेहनत नहीं करता है, सवाल नहीं करता है, उसकी बातों में मत आना। ये सबकी यही कहानी है। हर बच्चे के यहां पर 2-2 चेहरे होते हैं, कन्याओं के 3-3। बुरा तो नहीं मान रही हो, है ना? 3-3 कौन समझे? एक तो सर के सामने जो कि बहुत ही सीधी बन जाती है बिल्कुल, एक अपनी मित्रगणों के सामने, और एक तीसरे अपने मम्मी पापा के सामने। ठीक, तो यहां पे जो है, खैर ये तीनों, बुरा तो नहीं मान रही हो ना तुम किसी बात पे? जोर से बोलो, हम बुरा नहीं मान रहे सर, पक्का ना? वो कह रहा है आवाज नहीं आ रही, फिर से बुलवाओ। ठीक है, तू ही कह रहा है ना? अच्छा ये कह रहा है, ठीक बेटा। तो इस बात का ध्यान रखना है। पीवाईक्यू जेईई में, जेईई एडवांस के यही आपको बताएंगे। फिर मैं आता हूं शीट पे। आपका जो मॉड्यूल है, याद रखना जो मॉड्यूल है आपका, वो मॉड्यूल के भी आपसे सारे सवाल नहीं बनेंगे, इसलिए अगर ना सवाल बने तो पैनिक मत होइएगा। मेरे हिसाब से मॉड्यूल के आपके 50 to 60% क्वेश्चंस आपके बनने चाहिए खुद से। 60% सवाल आपके खुद से बनने चाहिए, और ये बनेंगे अगर तू क्लास में क्लब बढ़िया तरीके से अटेंटिव होकर बैठेगा। ये मत सोचना कि सर देख, अक्सर मैं ये क्यों बोल रहा हूं, कभी कभी एक पढ़ने वाला बच्चा भी ना सिलेक्शन से दूर हो जाता है। उसकी वजह ये होती है, मास्टर ने 10 सवाल दिए, 6 सवाल कर लिए, 4 उससे नहीं बने।
अपन 6 कर लिए, 60% कर लिए, तो उसमें खुश होने की बजाय वो 4 पे ये सीखने की बजाय कि भाई मैं सीखूं वो 4 सवाल क्यों नहीं हुए, वो सारा वहां पे डिमोटिवेट होना शुरू कर देता है। मुझसे 4 सवाल नहीं हुए, मेरे सर का आईटी में नहीं होगा, पता नहीं इसमें दोस्त ने बना लिए 4 सवाल, ये मुझसे नहीं हुए, और ये है वो है, अननेसेसरी वो डिप्रेशन में जाना शुरू कर देता है। और फिर सर सवाल नहीं बनने, मास्टर से पूछा, जैसे होता था मास्टर बोलता सवाल नहीं बनने, कौन से नहीं बनने सर? कल जो आपने सवाल दिए थे ना वो नहीं बने। कितने नहीं बने? 4 नहीं बने। 6 बन गए? बोले हाँ 6 बन गए। तो मैंने कहा भाई यही रेशियो है, अगर 10 होमवर्क, अगर आपको होमवर्क में 10 सवाल दिए जाएंगे ना भाई, तो 10 में से 6 बनेंगे, 4 आपसे नहीं बनेंगे। अगर आप बहुत अच्छा कर रहे होगे तो 8 बन जाएंगे, 2 फिर भी नहीं बनेंगे। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब अगर होमवर्क के डीपीपी बहुत आसान हो, सपोज ठीक है, सर ने सारे सवाल ही आसान दे दिए तो अलग बात है, लेकिन अगर किसी बच्चे से ये 60 के ऊपर मतलब 40% सवाल ना बने तो प्लीज डिमोटिवेट मत होइएगा। क्लियर है? जिस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप कर रहे हो ना, जेई एडवांस, मैं एक बार आप सबको उसका ओवरव्यू दे दूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, कि जो जेई एडवांस की कहानी ना मेरे भाई, वो क्या है? सर सपोज हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है यहां से, ये सबको जानना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुना मेरी बात। सर यहां पे जो 30% सवाल होते हैं ना, 30% ये आते हैं इसी, वेरी इजी कह ले या इजी कह ले। 20 से 30 आ सकता है, पेपर अगर टफ हो गया तो 20 आ जाएगा, वरना फिर 20 से 30% सवाल जेई एडवांस की बोल रहा हूं मैं तुझे, ये बहुत आसान होंगे। ये केवल इस बात पे डिपेंड करेंगे कि तूने क्लास अटेंड करी है या नहीं करी है। किसी भी चैप्टर से हो सकता है, किसी भी चैप्टर से हो सकता है, इतना आसान सवाल निकल के आ जाए, वो केवल वो बच्चा कर लेगा जिस बच्चे ने क्लास अटेंड करी है। देख क्लास एक चैप्टर की कोई सा भी एक टॉपिक ले ले, उस चैप्टर की उस टॉपिक की मान ले 10 क्लास है, तो जरूरी नहीं है कि 10 की 10 क्लास में तुझे हमेशा समझ में आ रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आर्टिकल ऐसे निकले हो जो तेरी समझ में आ ही न रहे हो। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लेकिन फिर भी वहां से आसान सवाल आने की प्रोबेबिलिटी होती है। इसलिए मैं आप सारे बच्चों से बोलूंगा, बेटा ऑफलाइन क्लास के सारे बच्चों से बोलूंगा कि क्लास किसी हाल में नहीं छोड़नी है, कुछ भी हो जाए, चाहे कभी भी कभी भी कभी भी ये काम मत करना प्लीज। जहां आपने इस काम की शुरुआत कर दी, समझ जाना आपकी बर्बादी वहीं से स्टार्ट हो गई। रोज का रोज क्लास अटेंड करनी है, अटेंडेंस 100% होनी चाहिए। अगर कभी बीमार हो गए तो अलग बात है, अगर आपके शरीर में थोड़ी सी भी जान बची हुई है, आपको लगता है छोटी मोटी बीमारी मैं झेल सकता हूं, तो भैया क्लास में आओ और क्लास में आके बैठ के पढ़ो। उस बच्चे के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है जो ज्यादा से ज्यादा समय अपना इंस्टीट्यूट के अंदर बिताता है। ज्यादा से ज्यादा समय अगर तुझे मिल रहा ना कि यहां पर कोई खाली जगह पढ़ने के लिए, तो वहीं बैठ जाए, एकदम दुकान निकाल के सवाल लगाना शुरू कर दे। दुकान निकालने का मतलब समझा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कुछ और मत समझना, रजिस्टर वजिस्टर निकाल ले और शुरू हो जाओ वहां पर, ठीक, सॉल्व धड़ाक से एकदम। कोई डाउट आएगा, सर बैठे हुए डाउट काउंटर पे, उनसे डाउट पूछो। तो क्लास रोज की रोज अटेंड। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोई भरोसा नहीं है भाई जेईई एडवांस में कि आखिरी चैप्टर से कितना सिंपल सवाल निकल के आ जाए। जैसे इस बार, ठीक है, कितने सारे ऐसे चैप्टर, जैसे एक चैप्टर आता है साउंड वेव, आपने पढ़ा होगा साउंड वेव। अब साउंड वेव जो है 11वीं क्लास में लास्ट में पढ़ाया जाता है। अब होता क्या है आमतौर पर कि लास्ट तक पहुंचते पहुंचते क्लास की स्ट्रेंथ रह जाती है मुश्किल से 40%। सपोज शुरू में 100 बच्चे थे तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते 40 बच्चे रहते हैं, 60% गिव अप कर देते हैं। अब भाई साहब वो 40% बच्चे अगर लास्ट तक टिके रहे होंगे, ठीक, अब वो फॉर्मूला भी सवाल आ गया भाई। जेईई एडवांस के बारे में बात कर रहा हूं, 4 नंबर का सवाल, एकदम फॉर्मूला में वैल्यू पुट का सॉल्व करके आंसर निकाल दो। तो ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगे, और ऐसे आपको कितने क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे? 20 से 30% पार्ट तुझे ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। इनके लिए आपको डीप नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, बस आप क्लास अटेंड कर रहे हो वही सफिशिएंट है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसके बाद बोले सर ये हो गया 30% वाला पार्ट। इसके ऊपर अगर अपन और जाएंगे तो फिर हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं जो इजी होते हैं और प्लस एवरेज होते हैं। एवरेज या मॉडरेट जिनको बोल देते हैं, इनका जो रेशियो जाता है ना मेरे भाई, वो रेशियो जाता है 30 से 40%। 30 से 40, थोड़ा सा वेरिएशन ऊपर नीचे हो सकता है उसके हिसाब से। और आखिरी में जो 30% क्वेश्चंस होते हैं वो तुम्हारे होते हैं 30 से 40% जो भी होता है, ये आपके होते हैं टफ या फिर वेरी टफ या फिर अबोव एवरेज। अबोव एवरेज का मतलब हो सकता है पूरा सवाल टफ हो लेकिन आप यहां से 1 मार्क्स निकाल पाए। तू जानता है कि मल्टीपल चॉइस में कभी कभी ऐसा होता है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से भैया हमें ये तो पता चल गया पहला आंसर हमारा मैच कर गया, तो हमने चुपचाप 1 नंबर लिए वहां से निकाल दिए। तो ये आपका पूरा जेईई एडवांस का पैटर्न है, और आपका जो सिलेक्शन कराएगा ना, वो सिलेक्शन आपका ये ही कराएगा। यहीं से आपका सिलेक्शन हो जाता है, यहीं से।
आ रही बात समझ में? यहीं से आपका सिलेक्ट, मतलब किसी भी साल का तू जी एडवांस का पेपर देख ले, सबका यही पैटर्न है। वो अलग बात है कि एज ए टीचर हमें इस लेवल तक जाना पड़ेगा, कभी कभी इसके ऊपर भी चले जाते हैं, जाना पड़ जाता है कभी कभी किसी किसी आर्टिकल में, आपके सर लोग भी जाएंगे, ठीक। लेकिन आप ये मान के चलिएगा आपका सिलेक्शन तो, क्योंकि ये 40 और ये 30 70% हो गया है, आपका सिलेक्शन तो 40% पे हो जाता है, और 50% पे तो 1000, 1500, 2000 के आसपास रैंक निकल के आ जाती है, ऑल इंडिया रैंक। समझ में आ रही बात? और अगर आप 60% कर लोगे तो गारंटी है कि भाई साहब 1000 के अंदर आपकी रैंक आ जाएगी। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं आ रही है? अरे बोल बे। तो ये 70% सवाल जो आता है जेईई एडवांस के, वो सिंपल और एवरेज ही होते हैं। अगर आप इन्हीं को तमीज से करने जाओगे ना तो तुम्हारा 1 घंटा इसी में निकल जाएगा। एग्जामिनेशन के पोर्टल से बात करें, एग्जाम में तो 1 ही घंटा होता है यार, केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स होता है, मैथमेटिक्स होता है, 1 घंटा होता है हमारे पास केवल, ठीक। तो ये करने में तेरा 1 घंटा निकल जाएगा, और अगर तूने सही तरीके से कर लिया, तेरा सिलेक्शन हो गया भाई साहब। अब जनता क्या करती है, ध्यान से सुनना। ऑफलाइन क्लास में ऐसे कम बच्चे कम होते हैं, ऑनलाइन में ज्यादा होते हैं, ठीक है। ऑफलाइन में तो क्या है कि टीचर होता है ना होमवर्क देने के लिए, चेक करने के लिए, बता तूने होमवर्क किया नहीं किया, तो ऑफलाइन में ये बेनिफिट मिल जाता है। बाहर की जनता तो भाई साहब ये सोचती है कि भैया यही है जेईई एडवांस, बस यही है, बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। वो इसकी प्रिपरेशन करेंगे, ये लेवल उनका होता नहीं है। मास्टर ने पढ़ा दिया, मास्टर का लेवल था, मास्टर ने पढ़ा दिया, बच्चे ने जो जोश में आके इसको पढ़ लिया, इसको रट्टा मार लिया, और जब पेपर देने गया तो भाई साहब इन सवालों को करने के लिए वैसे ही 1 घंटा चाहिए। ये तो टफ सवाल है ना यार, ये तो एक एक सवाल 8-8, 10-10 मिनट में होंगे, और इन सवालों की उसने प्रैक्टिस नहीं की होती है बिल्कुल भी। ये प्रैक्टिस करके नहीं गया, पूरे साल ये पढ़ा है, और फिर कहेगा सर इसमें से 10 सवाल ट्राई करे, 5 बने नहीं, 5 बने, 5 में से 2 गलत हो गए और 3 सवाल सही करके आ रहा है, मतलब एक पेपर में उसके 10 नंबर आ रहे हैं। समझ में आ रही है मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं? इसलिए फिर वो कहेगा सब मेहनत हमने पूरी करी लेकिन सिलेक्शन हमारा नहीं हो पाया, क्योंकि तमीज से आपने वेटेज वाइज पढ़ा ही नहीं। तो ये बात आपको कैसे पता चलेगी? ये बात पता चलेगी आपको पीवाईक्यू से। जब आप जेईई एडवांस के पीवाईक्यू लगा रहे होंगे ना, तो इस बात को जरूर, कोई भी चैप्टर हो आपका पीवाईक्यू करा दिया, सेंटर ऑफ मास है, सेंटर मास के जो है सपोज चैप्टर समाप्त हो गया, अब आप पीवाईक्यू करने बैठे हो, तो आप एक बार देखो कि यार ये सेंटर ऑफ मास में 20 सवाल सपोज पूछे गए, तो 20 में से मुझसे कितने सवाल बन रहे हैं खुद से। और जब तू सवाल को देखेगा ना तो खुद रियलाइज करेगा, अबे यार ये तो मोमेंटम कंजर्वेशन का सवाल है यार, अबे इसमें तो ब्लॉक को टकरा दिया भाई, इसमें तो सिंपल सा कितना आसान सवाल पूछ दिया इसमें तो। फिर तू खुद रियलाइज करेगा कि 20 में से तेरे को 6 सवाल बहुत आसान दिखेंगे और 7 सवाल तेरे को एवरेज दिखेंगे, ये हो गया तेरा 13, 14, और 5 से 6 सवाल तेरे को टफ दिखेंगे। फिर जब तू देखा, बोले यार सही कह रहे थे सर बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर मैं बात करूं 20 सवाल की तो 20 में से 14-15 सवाल तेरे को आसान और एवरेज दिखेंगे, और हमको यही करना होता है सिलेक्शन के लिए, यही हम लोगों ने सही तरीके से कर लिया, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके ऊपर अगर आप करना चाहो तो करो, फिर वो आपकी रैंक इंप्रूव करेगा। आ रही बात समझ में? आप इसके अलावा आप पे किसी को भी कोई भी इश्यू हो, कोई भी जानना हो तो, क्योंकि ऐसे तो मैं बोलता ही रहूंगा, देख ठीक है, कोई भी बात हो आप मुझे बिंदास पूछो, मैं यहाँ पे जवाब दूंगा, कोई भी इश्यू बताओ। सर जैसा कि आप बोले कि सर होमवर्क रोज करना हाँ। है, डीपीपी डेली लगानी है सर, हाँ। जैसे मैं पिछले 3 दिन में ही देखा था सर, हाँ। मुझे 2 डीपीपी मिला था बनाने के लिए। हाँ। तो मैंने पहला डीपीपी अटेम्प्ट किया जिसके पहले 2 क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में 45 मिनट, दूसरे क्वेश्चन में भी 45 मिनट लग गया। हाँ, यदि ऐसा लगता है तो हाँ। मान लीजिए मेरा दूसरा डीपीपी बनाने का टाइम बहुत बढ़िया इसने डाउट पूछा है, बैठ जा तो बेटा, फिर मैं मेरा समझ तो गया। डीपीपी नहीं बन पाएगा सर। हाँ। तो उस समय मैं क्या करूं सर? आप बहुत क्या- अच्छा डाउट इसने पूछा है। आगे से जब भी कभी कोई आपको डीपीपी दी जाएगी, उसको बिल्कुल ऐसे सॉल्व करना है जैसे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। एग्जामिनेशन सॉल्व करने का मतलब, अगर डीपीपी में अगर सपोज 10 सवाल हैं तो तू ये मान के चल कि 30 मिनट का स्टॉप वॉच ऑन करके बैठ, 30 मिनट का तो स्टॉप वॉच लेके बैठ। अगर तुझसे पहला सवाल 3 से 4 मिनट में नहीं बना तो तुरंत छोड़ दे, अभी उसको अभी छोड़ दे। अभी तू कोशिश कर कि भाई साहब 30 मिनट में मैं 10 में से कितने ज्यादा से ज्यादा सवाल कर पा रहा हूं। जैसे एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो सवाल करते हैं जो हमको आने होते हैं, बोल हाँ या ना। तो डीपीपी में भी यही गेम खेलो। अगर आप शुरू में ही उन सवालों को पकड़ लोगे जो टफ है, तो पता चला 1 घंटे में 2 ही सवाल कर रहा है, तो अननेसेसरी डिमोटिवेट होगा। तो पहले एक बार ये नहीं है कि सवाल देगा टूट पड़े क्वेश्चन नंबर 1, पहले काम करो डीपीपी के सवाल का एक ओवरव्यू ले लो, क्योंकि तुम्हारे पास तो ऑफलाइन की डीपीपी होती है ना यार, पेज दिए जाते होंगे यार तुमको तो यार, तो पेज दिए जाते हैं। तो सबसे पहले वो सवाल ट्राई करो जिनकी लैंग्वेज छोटी सी है, लैंग्वेज छोटी सी है, एक लाइन के सवाल है। उसके बाद उन सवालों को ट्राई करो जो ग्राफ से रिलेटेड है, फिर उन सवालों को ट्राई करो जिनको लैंग्वेज के सवाल है, जिसमें डेटा नहीं है बिल्कुल भी, ट्रू फॉल्स के सवाल है। अब समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? पहले इन सवालों को, कोई सवाल सबसे मुश्किल है उसको साले को सबसे आखिरी में निपटा, ये नहीं कि शुरू में उससे जाके बैठ गया हो।
तो पहले एक बार अपने आप को भी जज करो कि 10 सवाल अगर आप डीपीपी में दिए गए हैं तो आधे घंटे में 5, 6, 7 सवाल कितने कर पा रहे हो आप। और फिर जो टफ सवाल है फिर आप उनको लगाओ और किसी सवाल को मैक्सिमम 5 मिनट देने हैं, 5 मिनट से ज्यादा नहीं देना है बेटा। अगर आप एक सवाल को 5 मिनट से ज्यादा दे रहे हो तो अगर कुछ गलती कर रहे हो ना तो वो गलती आपको उस वक्त नहीं नजर आएगी, नहीं नजर आएगी। अक्सर सर लोग बोलते हैं आपसे, मैंने जब मैं एज ए स्टूडेंट था तो हमसे ही बोला करते थे कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए सवाल का आंसर जब तक नहीं आए तब तक हार नहीं माननी है। सुना है क्या आप लोगों ने भी ये चीज? कन्याओं सुना है क्या? हार स्वीकार नहीं करनी है, पता है ना? हार स्वीकार जब तक वो डायमंड का ना हो, ठीक है? समझ में नहीं आई शायद किसी की, ठीक? तो हमसे भी यही बोला जाता था कि भैया सवाल जो है मतलब हार नहीं मानना है, सवालों के साथ लड़े रहना, लड़े रहना, लड़े रहना। तो भैया सर के कहने का ये मतलब नहीं है कि 2 घंटे तक एक ही सवाल से लड़ रहे हो ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। निपटेंगे, थोड़ी देर के बाद निपटेंगे। आप 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट या 3 से 4 मिनट, जितना इतना बस इतना टाइम दो। अगर सवाल हो जाता है बहुत अच्छी बात है, आंसर नहीं आ रहा है तुरंत उसको छोड़ दो, उस सवाल को बाद में ट्राई करो। एंड बिलीव मी, आप लोगों ने ये चीज भी नोटिस करी होगी कि एक सवाल आप आधे घंटे तक कर रहे हो, आपसे नहीं हुआ, और वही सवाल जब रात को जाके करते हैं, डिनर के बाद करते हैं, लंच के बाद करते हैं, तो पता चला कि एकदम हो गया। तुम्हारे साथ तो क्या, मेरे साथ भी कभी कभी यही होता है। इसकी वजह पता है क्या? जब आप उस आधे घंटे के जोन में फंस जाते हो ना तो वो गलती हमको दिखती नहीं है। कहीं ना कहीं हम उसमें वो गलती बार बार करो, हमको दिखती नहीं, वो दिखेगी थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद दिख जाएगी, 1 घंटे के बाद दिख जाएगी, लेकिन उस मोमेंट पे नहीं दिखेगी। तो वहां पर ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है। ब्रेकअप नहीं, ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है। क्लियर है? हाँ। और बताओ भैया। सर स्टार्टिंग के 2-3 डीपीपी लग जाते हैं, लेकिन हाँ। उसके बाद सर डीपीपी लगता ही नहीं सर, बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी तो मैं कह रहा हूं क्लास में से डिस्कस करते हैं। यस सर। कितने सवाल बना पा रहा है? सर उसके बाद सर 5 ही सवाल बन पाता है, 4 सवाल ये देख, वही वाली बात होगी जो मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले। देख ये वाली बात, ये कहां गया? ये वाली जो बात कर रहा था मैं, ठीक? अब तुझे एक एग्जाम्पल तेरे सामने मिल गया। अब इसकी बात सुन के लग रहा है ये बहुत ही डिमोटिवेट हो रहा है। सर सवाल नहीं बनना डीपीपी के। बोले कितने बनने? 5 ही सवाल बन रहे हैं बस। 5 सवाल तुझसे बन रहे हैं। अगर तू अपनी सिली मिस्टेक्स वगैरह शायद अगर सुधार ले, या क्लास नोट पे बेस्ड जो सवाल कराए गए हैं उससे रिलेटेड सवाल अगर डीपीपी में हो, तो हो सकता है तू 2 सवाल किसी तरह और कर ले, और तू 7 सवाल कर रहे है, तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आप 5 सवाल बना रहे हो ना, तो आप बस ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्शन के बाहर हो गए हो, आप बाउंड्री लाइन पर हो। आप थोड़ा सा और कोशिश करो कि भाई बाकी जो 5 सवाल नहीं बने, ठीक, जब सवाल क्लास में सर डिस्कस करेंगे तो क्या वो वजह थे कि आप नहीं कर पाए? क्या कोई सवाल ऐसा था जो क्लास में सर ने कराया था और उससे रिलेटेड पूछा गया, वो मुझसे नहीं बना? तो फिर उसको मार्क करो, उसको मार्क करो कि हाँ यार ये सवाल ऐसा था, सर ने क्लास में करा रखा है यार, और सर ने क्लास जैसा ही सवाल ही डीपीपी में, और ये हमसे नहीं बना, तो क्या वजह थी? इसका मतलब क्लास नोट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ मारी बात? बिल्कुल सही जा रहा है। मैं आप सबसे बोलूंगा डीपीपी के 50% सवाल बन रहे हैं ना, आप प्लीज ये मत समझिएगा कि भाई साहब बेकार हो, बिल्कुल ठीक जा रहे हो, बढ़िया जा रहे हो। 2 से 2.5 सवाल का और खेल है, तुमने ये सवाल और खींच दिया। बात समझ मारी है? हाँ, और बताओ। हाँ भैया, अरे यार उसको दो भाई, वो दोनों को। हाँ सर मेरा बेसिक तेरा दोस्त तुझे पीटेगा तो नहीं? बोले तू क्यों खड़ा हो गया, मुझे ही पूछना था। दोनों खड़े हो जाओ, एक साथ पूछो। सर मेरा बेसिक थोड़ा वीक है, तो क्या? बेसिक से थोड़ा वीक है। अच्छा बेसिक वीक है, कौन से सब्जेक्ट में? सारे में। फिजिक्स केमिस्ट्री में सर। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। और मैथ्स बढ़िया है? मैथ्स से हाँ लगभग। ठीक है। तो सर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, कॉन्सेप्ट समझ में आते तो उनका एप्लीकेशन समझ में नहीं आता, कहाँ अप्लाई होगा। अच्छा, और इसको दे तेरा क्या है? सर मतलब कि सर मैं पूछ रहा हूँ सर, क्वेश्चन जो रिवीजन करना चाहिए कैसे करना चाहिए सर? मतलब सर थ्योरी से जाना चाहिए या फिर जो PYQ है उससे जाना चाहिए? ओके, जो सर होमवर्क दे आप पहले वो ट्राई करो। यस सर। ठीक है। और अगर कोई सवाल नहीं बनता है ना, तो एक तरीका हो रहा है, कोई सवाल नहीं बना तो उससे रिलेटेड जो सवाल सर ने क्लास में करा रखा हो, उससे रिलेटेड जो आर्टिकल सर ने क्लास में करा रखा हो, वो सवाल एक बार आप देख लो। एग्जाम्पल के तौर में एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा जो शायद 12th क्लास के बच्चे हैं वो समझ जाएंगे। कि सपोज एक सवाल है, मैं आपसे बोलूं भाई कि छोटा सा सिंपल सा लल्लू सा सवाल है कि भाई अगर मैं कह दूं कि यहां पर एक पार्टिकल है, उसको वेलोसिटी मैंने √10 GL दे दी, और मैं आपसे पूछ लूं कि भाई मुझे बताते T मैक्सिमम अपॉन T मिनिमम का रेशियो क्या होगा। सपोज मैं एक छोटा सवाल दे दूं, एक बच्चा कह रहा सर मुझसे सवाल नहीं बनना है, ठीक, उससे सवाल नहीं बनना है, तो फिर मैं उससे बोलूंगा बेटा एक काम कर, इससे रिलेटेड क्या सर ने क्लास में जो सवाल तुझे कराया हो वो एक बार कॉपी में देख ले, एक बार देख ले, तो कॉपी खोल के देख,
कभी कभी ये भी होता है कि हमें कॉपी खोल के नहीं देखते, हमें नोट्स में लिखा है, हमको पता ही नहीं होता कि सर ने क्लास में उस तरह का सवाल करा रखा है। ठीक, जब तू क्लास में देखा तो पता चल जाएगा कि सर ने यहां पर भी टेंशन निकलवा रखी होगी, और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा और इसकी वेलोसिटी यहां पर होगी तो b बराबर √6gl इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। सर ने ये भी सॉल्व करा रखा होगा, सर ने यहां पर भी टेंशन निकलवा रखी, यहां पर भी टेंशन निकलवा रखी है, दैट भी रेशियो निकाला, आंसर आ गया। तो कभी कभी ऐसा होता है बेटा, देख ये बात तो तू मान ही ले, कोई बेसिक सवाल है ना, सर ने बेसिक सवाल जरूर क्लियर किया होगा, सर पढ़ा के निकले होंगे, बिना बेसिक फंडामेंटल क्लियर के कोई सर निकल ही नहीं सकते वहां से। तो जब अगर आपका बेसिक कमजोर है तो ध्यान से सर की एक एक बात सुनो, एक एक बात सुनो, और भैया लिखते चलो, अपनी लैंग्वेज में लिख ले, देसी भाषा में लिख ले भाई साहब। ठीक, एक एक नोट्स के जो सर यहां पे क्लास में सवाल करा रहे हैं, ये नहीं कि भाई साहब पीपीटी से पढ़, अबे एक मिनट और, तुम्हारी आदत तो नहीं पीपीटी वाली, सच बता बिल्कुल भी। तो बेटा इस काम ये नहीं करना है आपको, यहां पे अगर पीपीटी दी जाती है ना, तो ये नहीं कि आप इसके भरोसे रहो, आप उस पे भरोसे पे रहो जो आप क्लास में लिखते। समझ में आ रही है बात मेरी? समझ में आ रही है बात मेरी? तो बस आप नोट्स बढ़िया तरीके से बनाओ। हाँ हाँ, बेसिक के लिए मैं यही बोलूंगा, देख सबसे पहले जो क्लास चल रही है, ठीक है, क्लास नोट्स का जो सर जब बेसिक क्लियर करें, बिल्कुल क्लियर हो जा, एकदम अटेंटिव होकर क्लास में बैठ, और चाहे तो उसके लिए तू बाहर से कोई छोटी मोटी किताब ले सकता है, अगर तेरे बेसिक ज्यादा कमजोर है तो कोई बोर्ड लेवल की किताब ले ले, बुरा मानने वाली बात नहीं है। जैसे मुझे शुरू में 11वीं क्लास में मुझे दिक्कत हुई थी फिजिकल केमिस्ट्री में, जब वो नंबर ऑफ मोल, मोलैरिटी, मोलैलिटी, जब ये सब कहानी स्टार्ट हुई, मैं 10th के तुरंत बाद गया था, तो फिर मैंने एक काम किया था, आसान लेवल के खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी और बैठ के सुकून से उसकी रीडिंग ली थी। वो रीडिंग आप अपने मॉड्यूल से भी लगा सकते हो, क्योंकि मॉड्यूल में भी शायद थ्योरी दी होती है आपके, आप वहां से भी पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं आप किताब खरीदो, आप वहां से भी एक बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो वहां से आपके धीरे धीरे बेसिक क्लियर होना स्टार्ट हो। अभी सर को भी बोलो इसके लिए, देख मैं तो आज हूं, मैं कल नहीं रहूंगा, लेकिन सर तुम्हारे पढ़ाएंगे, अगर कोई दिक्कत आ रहा है ना उसको नोट कर ले, कॉपी में लग, तुरंत नोट कर ले कि मुझे प्रॉब्लम आई है, बाहर जाके सर को बोले सर ये बात मेरी समझ में नहीं आई, सर समझ में आ रही बात। बाहर डाउट काउंटर में बहुत सारे सर बैठे होते हैं, ठीक, उनसे जाके बेसिक क्लियर करो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। जो चीज देख अभी तुझे डाउट आएगा ना, 1-2 घंटे के बाद तू भूल जाएगा तू डाउट क्या था, तो ये मोमेंट होता है उसी टाइम लिखने का कि मुझे ये डाउट आया, उसी टाइम लिख ले उसको कहीं ना कहीं, बोले भैया ये मुझे डाउट है, ठीक। आप बाहर चाहे डाउट काउंटर वाले सर को पकड़ ले, बोले सर ये मेरे 15-20 डाउट है, आप मेरे डाउट क्लियर कर दो। समझ में आ रही बात? सबसे बढ़िया देख तेरे लिए सबसे बढ़िया डाउट काउंटर, ये हमारे डाउट काउंटर लगते हैं ना, बढ़िया लगते हैं ना, इस बच्चे पे ध्यान रखना है, डाउट पूछता रहे दोनों जने, ठीक है। हाँ। चैप्टर के साथ तो क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन जैसे नया चैप्टर आ रहा है तो पुराना जा रिवाइज करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा दोस्त। मॉड्यूल से कौन सा वाला सेक्शन करना है, जैसे मेन सबसे पहले क्लास नोट्स रिवाइज करो, सबसे पहले क्लास नोट्स रिवाइज करो, क्लास नोट्स ही सबका हार्ट होता है, क्लास नोट अच्छे से कर लिया तो बाकी सब कर लोगे, ठीक है। ये डाउट इसने बहुत अच्छा पूछा है, सब लोग शांत रहे, सब लोग शांत रहे। जब आप क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हो ना मॉड्यूल में, तो कुछ मार्किंग करके चलो, जैसे कि मैं मार्किंग क्या करता था, कुछ सवाल ऐसे होते थे जो बहुत ही आसान होते थे, देखते ही मतलब बिना पेन चलाए तू कर लेता था, तो वो सवाल मैं ऐसे मार्क कर दिया करता था, ठीक है। पहला चीज, कुछ सवाल ऐसे होते थे जो होते तो आसान थे, लेकिन सारे कंसेप्ट को रिवाइज करा दिया करते थे, सारे कंसेप्ट वो मल्टीपल चॉइस का सवाल, आसान सवाल होते, सारी चीज पूछ ली, सपोज कैपेसिटर का सवाल है, ठीक, तो एक सवाल में उसने बॉटम बैटरी भी पूछ लिया, उन्हें हीट लॉस भी पूछ लिया, उन्हें पोटेंशियल या एनर्जी स्टोर या कैपेसिटर भी पूछ लिया, मतलब एक सवाल ऐसा ही सारे कंसेप्ट रिवाइज कर दिए, फिर मैं उसको हार्ट का साइन बना दिया करता था, बढ़िया सा हार्ट, बात समझ मारिए। और कुछ सवाल ऐसे होते थे जो हमसे बनते नहीं थे, तो उसको फिर मैं स्टार डाल दिया करता था। अब आप अपनी जरूरत के हिसाब से करो, कभी आप डिमोटिवेट हो रहे हो, आपको लग रहा है आपको चैप्टर में कुछ नहीं आता, ठीक है, मेरे पास आधा घंटा में क्या करूं, ऐसे सवाल ले और फटाक से 30 मिनट के अंदर 50 सवाल करने की कोशिश कर, क्योंकि सवाल तो एकदम बन जाएंगे, ये सवाल बनेंगे, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तुझे लगेगा हाँ सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए, सारे फॉर्मूले मुझे रिकॉल हो गए, तो कहीं ना कहीं तू बहुत मोटिवेटेड फील करेगा। कभी तू एकदम तुझे लगता है कि चैप्टर मुझे बढ़िया तरीके से आता है, सारी चीजें आती है, मुझे चैप्टर वगैरह थ्योरी वगैरह मैंने अच्छे से पढ़ रखी है और मुझे एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो फिर तू इन सवालों को लगाओ, स्टार वालों को, क्योंकि जो सवाल आपसे ड्यूरिंग का चैप्टर उस वक्त नहीं बने होंगे, वही सवाल आपसे अभी भी नहीं बनेंगे, तो इसके लिए तैयार रहो। और जब आप ये सवाल बना लोगे, इसका मतलब ऑलमोस्ट सीट आप सॉल्व कर लोगे। कभी आप ये करके बैठो भाई मैं जल्दी से जल्दी ना पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है बस, ठीक, तो फिर आप इन क्वेश्चन की तरफ जा सकते हो, हार्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, कि यार ये सवाल ऐसे हैं, भले 5 या 10 सवाल तुझे मिल गए मॉड्यूल में, यार ये 10 सवाल अगर मैं कर लूं तो मेरा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा इससे, तो पुणे वो 10 सवाल कर। आ रही बात समझ में? हाँ हाँ, पीछे वाले का ऐसा लगता है भूलते जा रहे, भले याद है पर रिवीजन कैसे करें? बहुत बढ़िया बेटा,
बैठो। ये इसने बिटिया ने बहुत अच्छा डाउट पूछा, अभी आ रहा हूं तो उस पर आ रहा हूं मैं। सर रिवीजन कैसे करें? ठीक है, देख रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट टाइम तेरा जो होता है, अबे आवाज सुनाई दे रही है मेरी सबको? मैं क्या किया करता था, मैं टाइम शेयर करता हूं आपसे। जब मैं कोटा में पढ़ता था, सबसे बेस्ट टाइम जो होता था ना रिवीजन का, वो होता था लंच से पहले, लंच के जस्ट बाद, डिनर से जस्ट पहले और डिनर के जस्ट बाद। समझ मारी बात? मतलब समझ। पहले क्या था, हम मेरे गांव से आसपास के 4-5 लोग थे, हम यहां पर आए थे। बकैती खूब चलती थी, जबरदस्त, जो तुम्हारे हॉस्टल में चलती ना वही हमारी भी चलती थी। ठीक, तो हम क्या करते थे, मैच में पहुंच गए भैया शाम को, ठीक है। अब शाम को मैच में पहुंच जाते थे कम से कम 15-20 मिनट पहले, ठीक है, क्योंकि ज्यादा देर जाएंगे तो फिर हॉस्टल वोस्टल भी बंद हो जाते थे, तो फिर क्या फायदा फिर उस चीज का, है ना? समझ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक। तो फिर क्या कहते, आराम से बैठे मैं, ठीक है भाई साहब, मैच में पहले जाके बैठ गए। अब पहले जाके जब बैठे तो कम से कम 10 से 15 मिनट तो खाना आने में लगता था, एक एक करके सामान आता था, सारी चीजें आती थी। और अगर उस दिन स्पेशल खाना मिल रहा हो मैस में, तो एक पराठा आया और दूसरा पराठा आने में कम से कम 15 मिनट लगते थे। ठीक, फिर अगला पराठा आने फिर 15 मिनट लगते थे, फिर अगला पराठा। भाई साहब पूरे 1.25 घंटे में हमारा डिनर होता था उस टाइम पर। और दोस्त ऐसे, बोलना नहीं चाहिए, बकैत थे, बकैत किसी अच्छा वर्ड, बुरा वर्ड तो समझ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। दोस्त ऐसे थे भाई साहब, उनसे मतलब 6 घंटे 10 घंटे बकैती करवा ले, उनकी बकैती खत्म नहीं होगी भाई साहब, ठीक, सीरियसली बता रहा हूं मैं, ठीक। तो ये था जब हम लोग स्टार्टिंग में थे। तो भैया मैंने फिर इसमें काम किया कि अगर सपोज हमारा मैस बंद होता था 9 बजे ना, तो मैंने 8 बजे जाने की बजाय 8:45 पे जाना स्टार्ट किया। सबसे लास्ट में क्या होता था, खत्म नहीं होता था खाना। हाँ, फिर सबसे पहले आखिरी में क्या करते थे, वो सारा खाने को लाके वहीं रख दिया करते थे। बोले भैया जितना लेना है ले लो। अब वहां पे भीड़ कम हो जाती थी मैस में, बिल्कुल भीड़ नहीं होती थी, बस मेरे जैसे 2-4 होते थे वहां पर, ठीक। तो मैंने फिर एक काम किया कि पहले मैं जो 7:45 बजे जाया करता था, फिर मैंने 8:45 बजे जाना शुरू कर दिया। मैंने कहा आखिरी में जाऊंगा, सुकून से अकेला खाऊंगा, बढ़िया तरीके खाना खाऊंगा। तो ये जो समय बचाया, जैसे होता है ना टाइम, तुम्हें पता 8 बजे डिनर का टाइम है, तो वो टाइम सबसे बेस्ट होता है रिवीजन का, क्योंकि उसमें आप प्रेशर फील करते हो, जाना है। तब तो ये सोचे अरे यार ठीक है यार जाना है, मुझे पता है 20 मिनट के बाद चला जाऊंगा, 20 मिनट के बाद चला जाऊंगा। ये 20 मिनट कोई एक चैप्टर उठा लेता हूं, जल्दी उसको रिवाइज कर लेता हूं। किसमें? वो इसलिए लगते हैं क्योंकि उस चैप्टर को रिवाइज आप 3 महीने के बाद करते हो। सारी बात समझ में? वो इसलिए लगते हैं, आप रोज के रोज नहीं पढ़ते हो। अगर आप रोज के रोज पढ़ोगे ना, रोज का रोज रिवाइज करो, रोज का रोज 25 मिनट निकाल ले भाई साहब। तेरे को 8:30 बजे, अगर तेरे को 8 बजे जाना है डिनर, तो 8 बजे मत, तू 8:35 पे जा और 35 मिनट का समय निकाल, उसमें जल्दी जल्दी रिवीजन कर। और अगले दिन फिर से वही समय निकाल, और उस समय में जो पहले पढ़ा था, एक दिन पहले रिवाइज किया था, उसको भी रिवाइज कर। तो धीरे धीरे जैसे झाड़ू से कूड़ा सिकड़ता है ना, धीरे धीरे तेरा रिवीजन वहां से खत्म होता है। तुम क्या करते हो, एक चैप्टर अब पढ़ लिया, अब दूसरे चैप्टर चले गए, अब साला वो चैप्टर खुलेगा ही 2 महीने के बाद जब टेस्ट में आ रहा होगा। अब फिर तुम कहते हो यार ये कुछ याद ही नहीं आ रहा भाई, फिर चैप्टर लेके बैठते हो। अब यार 3 से 4 घंटा लग गया है इसको रिवाइज करने में। 3 से 4 घंटे का रिवीजन टाइम तब लगता है बेटा जब चैप्टर पूरी तरीके से ही भुला दिया हो तुम। तो हमारी बात, रोज का रोज करो और मैथ्स का अपना समय बचाओ। मैथ्स का जो टाइम वेस्ट होता है ना, वो अपना समय बचाओ। ये नहीं कि पराठा खा रहे हो, ठीक है चल आजकल तो मैच चल रहा है, तो एग्री करता हूं मैं, वर्ल्ड का मैच चल रहा है, तो चल ये भी एक्साइटमेंट होना चाहिए। कोटा की ये खूबसूरती है कि हम सब लोग एक साथ मैच भी देखते हैं, मजा करते हैं। लेकिन अब जैसे मैच खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद ये अपना समय बचाना। सेम फॉर द लंच ऑल्सो। अगर तेरा लंच का टाइम सपोज 1 बजे का है, 1 से 2 का टाइम है ना, तो 1:45 बजे लंच जा, और 1 से 1:45 के बीच का जो 45 मिनट है, वो अपना टाइम कहीं ना कहीं किसमें निकाल भाई साहब, रिवीजन में। और एक काम और करना, एक काम और करना, सुन ले मेरी बात, एक टेबल बना लेना, फिजिक्स के चैप्टर्स, केमिस्ट्री के चैप्टर्स, मैथ्स के चैप्टर्स, उसके आगे कॉलम बना देना रिवीजन का। जैसे कोई एक चैप्टर तेरा रिवाइज हो गया हो, टिक कर देना। और कम से कम 7-8 तेरे टिक लग जाने चाहिए पूरे साल में। एक बार रिवाइज टिक, दूसरी बार रिवाइज टिक, तीसरी बार रिवाइज टिक। ये काम कर लेना, क्योंकि जब तू बाद में कभी तू देखेगा ना उठा के, तेरे को अपना आप आइडिया लग जाएगा, यार ये चैप्टर तो मैंने बढ़िया तरीके रिवाइज कर लिया, इसको तो मैंने छुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब अब मुझे ये पढ़ने की जरूरत है। ये नहीं पढ़ेंगे तो फिर आखिरी में ये परेशान करेगा। मेरा क्वेश्चन है कि जो सिलेबस होता है सर, हाँ। वो जो 12th का बोर्ड का पेपर है, उससे 3 महीने पहले ही समाप्त हो जाता है। हाँ, तो सर जैसे में अगर उस समय हम लोग तो 11th क्लास में हैं, तो उस समय हम लोग को जेई की प्रैक्टिस के लिए भी टाइम मिलेगा और हम लोग को बोर्ड को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ हाँ होगा। तो सर
मैनेज कैसे करेंगे सर? मैंने जैसे करेंगे कि 3 महीने का टाइम होगा, 3 महीने में कितने दिन होते हैं? 90 सर। 90, हाँ देसी बात है, 90 दिन होते हैं। एक घंटे में 12, एक दिन में अगर 12 घंटे पढ़ा कम से कम, तो 90 दिन में कितना पढ़ा? सर 1080, 1080। सही कह रहा है क्या? 12 तो मैं मिनिमम बोल रहा हूं, 12 तो मैं मिनिमम बोल रहा हूं। तब मेहनत तो आपकी 14, 15 घंटे होगी, एंड दिस इज मोर देन सफिशिएंट। उसकी टेंशन बिल्कुल मत ले, पढ़ने की नियत होनी चाहिए बस। और ये बहुत 1200 घंटे अगर तुम पढ़ लिए उस टाइम पर, तो क्या से क्या कर जाओगे तुम उस टाइम पर। बोर्ड का टेंशन ना लेना, बोर्ड की कोई अलग की फिजिक्स, अलग की केमिस्ट्री नहीं है, वही है। अगर बोर्ड के लिए तुमने 1 महीना भी डेडिकेटेडली पढ़ लिया उस टाइम पर, सफिशिएंट है। 3 महीने का टाइम तुम्हारे पास होगा, बस उन 3 महीने के टाइम को वेस्ट मत करना। 90 दिन बहुत होते हैं, बहुत होते हैं 90 दिन। यस सर। तुम्हारी बात। और सर जैसे सर जो लेक्चर पढ़ाया जाता है, और सर उसे पहले 2-3 बार रिवीजन कर कर मॉड्यूल लगाएं कि जब पढ़ाया जाता है तभी मॉड्यूल लगाएं? जब सर होमवर्क दे तब करें, जब सर होमवर्क दे। सर को पता है सर ने आर्टिकल खत्म किया, तो सर को पता है कि ये सवाल इसी आर्टिकल पे बेस्ड है, ऐसे। ठीक है बंधु, चले फिर, पक्का? ठीक है, क्योंकि बेटा इस क्लास में ना मेरा मन तो देख बहुत कर रहा है यार, है ना। मेरा फोन है क्या? हाँ, मेरा मन तो एक फोटो में ले लेता हूं अपनी मेमोरीज के लिए। आजा भैया, है दादाजी, कद्दू गए यस, आजा। बस ये मेरी मेमोरीज के लिए बेटा। ऑल द बेस्ट। जो जो बातें मैंने बोली है फॉलो करना, सारी बातें फॉलो करना।